Hello guys, hope you are all fine. So एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर JKSSB एंड आल्सो PSC के लिए भी, तो उसका जो पार्ट फर्स्ट था वो हमने अपलोड कर दिया था। तो जो भी कमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे FA का एग्ज़ाम है या फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, सुपरवाइज़र का है, बाकी जो जैसे फाइनेंस में SI इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, तो उन तमाम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ पे डायरेक्टली आपको मेंशन किया गया है एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसको आज कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट इसका आपने अपलोड कर दिया है, तो पार्ट सेकंड को जो जो चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट वो चीज़ें कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पे जब ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप MCQ सेशंस लाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। फिर आप MCQs पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारा जो टॉपिक है ये अब कंप्लीट है, इस पे हमें क्वेश्चंस निकल रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जो हम टॉपिक था, अ, हाँ, तो फूड चेन, फूड वेब, वो चीज़ें हमने कवर की थी फर्स्ट वीडियो में। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, वहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हुई। इकोसिस्टम पढ़ा। आज हम देखेंगे इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोडक्टिविटी, क्या होता है प्रोडक्टिविटी? सिंपल सी बात होती है। प्रोडक्टिविटी कितना बायोमास प्रोड्यूस्ड हुआ। बायोटिक कंपोनेंट्स आपको इकोसिस्टम के मैंने पहले कवर किया है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हुई, लिविंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के अंदर पर यूनिट टाइम में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है बायोटिक कम्युनिटी से, एक लिविंग कम्युनिटी, उसे बोलते हैं, वो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है। चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया, जो भी जानदार चीज़ कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, तो दैट्स कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। सो बायोमास क्या होता है? हमने बोला कि बायोमास प्रोड्यूस होता है। बायोमास होता है बॉडी मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूनिट्स ग्राम में या किलो कैलोरीज में हम देखते हैं कि कितना उसका बॉडी मास प्रोड्यूस्ड होता है, दैट्स कॉल्ड एज बायोमास। वो यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम कितना प्रोड्यूस हो, उसे हम उसकी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब प्रोडक्टिविटी सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर बायोमास बोलेंगे, या इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, या बायोमास कितना ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कितना प्रोड्यूस करेंगे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में कितना ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ बायोमास, उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। सो मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओकर्स इन, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस इकोसिस्टम में प्रोड्यूस होती है। वो है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम प्रोड्यूस द मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट्स द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और सबसे कम क्यों किस में होती है? डेजर्ट्स एंड आर्टिक रीजन्स। क्यों? डेजर्ट्स में रेनफॉल कम होती है, वहाँ पे वो कंडीशंस नहीं होती जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। आर्टिक रीजन्स होते हैं जो पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ के होते हैं, जो इक्वेटर से दूर होते हैं काफ़ी, तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम होती है, वो मिनिमम, और ज़्यादा इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ज़्यादा होती है आपकी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो होंगी, वहाँ पे वो कंडीशंस जो होती हैं अच्छी होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी होती हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। देखो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है सिंथेसिस ऑन ऑर्गेनिक मैटर, कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड हो रहा है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर हो गए प्लांट्स, कंज्यूमर हो गए जिसमें हम आते हैं जो डिपेंडेंट अपान होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। तो कंज्यूमर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड कर रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट कंज्यूमर जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या होता है? GPP क्या होता है? वो होता है टोटल बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट। एक प्लांट में टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, बायोमास की टोटल प्रोडक्शन, वो ग्रॉस होता है। ग्रॉस का मीन्स होता है टोटल। उसके बाद ग्रॉस के बाद आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या आता है? नेट। अब ग्रॉस में होता है टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, नेट में क्या होगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, टोटल में कितनी प्रोडक्शन हुई,
उसमें से एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन रिस्पायरेशन, कुछ एनर्जी उसमें से जो प्रोड्यूसर होगा वो इन रिस्पायरेशन में यूटिलाइज करेगा, खुद उसको यूटिलाइज होगी, वो एनर्जी माइनस कर दो आप ग्रॉस में से, यू विल गेट द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी। वही कंज्यूमर के पास अवेलेबल होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बाकी जो होती है वो यूज्ड हो जाती है। उसके बाद इकोसिस्टम एट लोअर अल्टीट्यूड्स जनरली हैव हायर प्रोडक्टिविटी देन एट हायर अल्टीट्यूड्स। आप जितनी अल्टीट्यूड्स में ऊपर जाओगे, ऊंचाई पे जाओगे, उतनी प्रोडक्टिविटी कम होगी। जितना ज़्यादा नीचे रहोगे अल्टीट्यूड्स पे उतनी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। आप देखोगे जितने आप माउंटेन्स के ऊपर जाओगे वहाँ पे आपको प्रोडक्शन कम होती जाएगी, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद लेटीट्यूड के साथ भी बहुत चीज़ें डिफर करती हैं ये चीज़ें कि प्रोडक्टिविटी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है लेटीट्यूड्स के। देखो आप इक्वेटर के पास देखोगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी होंगी। जितना आप इक्वेटर से दूर दूर जाओगे, आप पोलर रीजन्स की तरफ जाओगे तो उतनी प्रोडक्शन आपको कम मिलेगी, उतनी प्रोडक्टिविटी कम मिलेगी। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, आपको ट्रिपल स्टार में रखना, कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है ये। उसके बाद ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, मैनग्रूव्स की बात करेंगे, कोरल रीफ्स की बात करेंगे। जनरली हमारे पास जो है मोर प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये जो इकोसिस्टम्स हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, मैनग्रूव्स, कोरल रीफ्स जो आपको ओशंस में मिलते हैं, बॉटम ऑफ द ओशन वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा आपको मिलेगी। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी फॉर द टेरेस्ट्रियल, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे, लैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे, एक्वेटिक की नहीं बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। फिर टेम्परेट इसी तरह से डिक्रीज होगी। ये पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगी प्रोडक्टिविटी, दैट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। कैसे? जो एस्चुरीज होंगी, जो स्वैम्पी या मार्शी एरियाज होंगे, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। फिर कंटिनेंटल शेल्फ्स में कम, फिर ओपन ओशंस में कम। देखो क्या होता है, ये यहाँ से रिवर आ रहा है और यहाँ पे ओशन है आपके पास, तो जहाँ पे रिवर और ओशन आके मिलते हैं वहाँ पे एस्चुरी बनती है। और इस के बाद ये जो यहाँ से जिस रिवर जहाँ से गिरेगा जाके ओशन में, तो यहाँ पे एक शेल्फ बनता है जिसे कंटिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, और ये ओशन तो एस्चुरी में ज़्यादा होती है, कंटिनेंटल शेल्फ में उससे कम, और ओशन में उससे कम होती है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो टोटल प्रोडक्शन अगर बायोमास की बात करेंगे, ओवरऑल देखा जाएगा, हम इसमें किसी इकोसिस्टम को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो टोटल में ओशन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट में, और फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में। ये चीज़ याद रखना, ये ओवरऑल पूछ रहा है, तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजिकल पैरामिड्स। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार ये एसएसबी में पूछे गए हैं, पीएससी में पूछे गए हैं। देखो, इकोलॉजिकल पैरामिड का कॉन्सेप्ट देने वाले का नाम था एल्टोनियन पैरामिड, तो इसने सबसे पहले दिया था इसका कॉन्सेप्ट, दैट्स वी कॉल इट इकोलॉजिकल पैरामिड, तभी इनका नाम पड़ा। कॉन्सेप्ट देने वाले का नाम था एल्टॉन, 1927 में इसका कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि जो हमारे पास इकोलॉजिकल पैरामिड होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली, यानी ग्राफ के हिसाब से हम उनको बोलेंगे पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ एनर्जी। ये तीनों चीज़ों को हमें डिस्कस करना है अलग अलग। तो पैरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, पैरामिड ऑफ बायोमास एंड पैरामिड ऑफ एनर्जी। सो सबसे पहले हम पैरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे। सो पैरामिड ऑफ नंबर, जहाँ पे नंबर की क्वांटिटी दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर, दिस शो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी हर एक ट्रॉपिक लेवल में आपको कितने ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, उसे पैरामिड ऑफ नंबर बोलेंगे। तो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जैसे हमारे पास एक ग्रासलैंड की एग्जांपल लेंगे, उसका जो पैरामिड ऑफ नंबर होता है हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि देखो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है वहाँ पे आप देखोगे प्रोड्यूसर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। फिर ऊपर ऊपर जाएगा टॉपिक लेवल, तो वो कम होते जाएंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी। तो इस तरह से ये अपराइट होता है। हम इसी तरह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बात करेंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है वहाँ पे आपको स्पेंडल मिलेगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो स्पेंडल शेप्ड होगा। तो ये स्पेंडल भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है। जैसे ट्री इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको इन्वर्टेड मिल जाएगा। जो पैरामिड ऑफ नंबर होगा ट्री इकोसिस्टम में वो इन्वर्टेड होगा। क्यों? वहाँ पे ट्री का नंबर आपको बहुत कम मिलेगा। फिर इंसेक्ट्स जो होंगे वो आपको ट्री इकोसिस्टम में इंसेक्ट्स का नंबर ज़्यादा होगा। फिर उन इंसेक्ट्स को जो बर्ड्स खाते हैं उनका नंबर कम होगा। फिर उन बर्ड्स को जो बड़े बर्ड्स खाते हैं उनका नंबर कम होगा। तो ये इन्वर्टेड बन जाता है।
तो हम बोल सकते हैं कि पैरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, स्पेंडल शेप्ड भी हो सकता है, ये इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, ग्रासलैंड का अपराइट होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का स्पेंडल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो पैरामिड ऑफ पैरासाइट होता है वो क्या होता है, वो भी इन्वर्टेड होता है। वो क्या होता है, वो भी इन्वर्टेड होता है। ये चीज़ें याद रखना, पूछता है एग्जामिनर डायरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पायरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास कितना अमाउंट ऑफ बायोमास एक ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, उन पे कितना बायोमास है, उस हिसाब से हम देखते हैं। पैरामिड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ड्राई वेट ऑफ लिविंग मेटेरियल का टोटल ड्राई वेट पर यूनिट एरिया, और एट ईच ट्रॉपिक, हर ट्रॉपिक लेवल पे पर यूनिट एरिया कितना ड्राई मैटर है एक लिविंग मैटर का। पायरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है, ये चीज़ याद रखना। पायरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट, लेकिन एक्सेप्शंस फिर भी हैं इसमें भी, बायोमास में भी एक्सेप्शंस हैं। कि एक्वेटिक की बात करोगे आप, जहाँ पे फूड चेन होता है वहाँ पे इन्वर्टेड होता है। देखो एक्वेटिक में क्यों इन्वर्टेड होता है, देखो एक्वेटिक में आपके पास जो बड़ी मछलियाँ होंगी उनका बायोमास ज़्यादा होगा, वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगी। प्राइमरी कंज्यूमर्स में स्मॉल फिशेस, उनका बायोमास कम होगा। एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, उनका कम होगा। तो देखो प्रोड्यूसर्स जो हैं फाइटोप्लैंक्टन्स है, फिर जू प्लैंक्टन्स आएंगे, उनका नंबर उससे ज़्यादा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स स्मॉल फिशेस का उससे ज़्यादा, और सेकेंडरी कंज्यूमर का बायोमास जो बड़ी मछली होती है उनका ज़्यादा। तो इस तरह से ये बन जाता है इन्वर्टेड फॉर द एक्वेटिक फूड चेन के लिए। और बायोमास अपराइट भी होता है, तो अपराइट इन्वर्टेड बहुत दोनों हो सकते हैं हमारे पास पैरामिड ऑफ बायोमास। पैरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। जो पैरामिड ऑफ एनर्जी होता है हमारे पास, दिस शोज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द सक्सेसर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एनर्जी डिक्रीज विद द ईच ट्रॉपिक लेवल। सिंपल सी बात याद रखना, हर ट्रॉपिक लेवल के साथ एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है। तो इसीलिए ये हमेशा क्या बनता है, अपराइट बनता है। जो नीचे होंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उनमें उनसे सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी से टर्शरी में जाएगा। तो जितनी जितनी ट्रॉपिक लेवल्स ऊपर आएंगे उतनी लेवल ऑफ एनर्जी कम होता जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये चीज़ याद रखना, ट्रिपल स्टार में रखना, कि पायरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा अपराइट होता है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है, सिंपल सी बात रखना याद, इट्स अ रेशियो ऑफ एनर्जी एसिमुलेटेड टू द एनर्जी अवेलेबल बिटवीन द टू ट्रॉपिक लेवल। दो ट्रॉपिक लेवल के बीच में जो एनर्जी होगी और जो एनर्जी आपके पास एसिमुलेट होगी, उन दो के रेशो को हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। इसको कॉन्सेप्ट देने वाले का नाम था लिंडमैन 1942। अब आता है इकोलॉजिकल सक्सेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉल्ट ने दिया 1855, ये चीज़ बताई क्या होता है ये। द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ ए कम्युनिटीज़ इन एन एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी वक्त के साथ साथ एक कम्युनिटी रिप्लेस करके दूसरी आती है, दूसरी रिप्लेस करके तीसरी आती है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इस चीज़ को होने में। इट्स कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या होता है, एक बिल्कुल ऐसी नेकेड रॉक थी, उस पर आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हुई लाइकन्स की, फिर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट ऑफ ग्रासेस, फिर वहाँ पे बुशेस एंड सो ऑन टू अप टू ए ट्री वहाँ पे आ गए। तो दिस इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये एक सडन नहीं होता है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, टाइम लगता है इसमें। अब देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन दो तरह की होती है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन को हम बोलते हैं प्रेशर, ये ऑन ए प्राइमरी एरिया लाइक रॉक और ग्लेशियल मोरेन्स पे, ये प्राइमरी रॉक पे होती है जहाँ पे पहले कोई भी चीज़ नहीं थी, एक बिल्कुल नेकेड रॉक थी, उस पे जो सक्सेशन हुई दैट्स कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी क्या होती है, ये ऑन ए सेकेंडरी बेस, एग्जांपल, इसकी एग्जांपल लो, फॉरेस्ट फायर, डिफॉरेस्टेशन। स्पोर एक जगह पे, एक माउंटेन पे फॉरेस्ट था, वहाँ पे फॉरेस्ट थे, कुछ ऐसा हुआ, कोई कैलामिटी आई तो जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट में आग लगी, वहाँ जल गई और बिल्कुल सारा कुछ तबाह हो गया। फिर उस एरिया पे फिर से वहाँ पे क्या हुए, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट शुरू हुई किसकी, पहले वहाँ पे ग्रास लाइकन्स हुए, फिर वहाँ पे ग्रास स्वान टू बुशेस और फिर ट्रीज वहाँ पे आए, दैट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। यानी उस वहाँ पे पहले ऑलरेडी था कुछ, यानी वहाँ पे फॉरेस्ट थे लेकिन आग की वजह से वो जल गई, फिर वापस से वहाँ पे ये चीज़ हुई, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। लेकिन प्राइमरी होती है जहाँ पे पहले कुछ नहीं था, बिल्कुल एक नेकेड रॉक थी, तो वहाँ उसे बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे,
पोनियर कम्युनिटी क्या होती है? फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी, जो बेस एरिया पे पहली कम्युनिटी आती है उसका नाम होता है पोनियर कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर। और बीच की जो कम्युनिटीज़ आती हैं जैसे बुशेस आगे, लार्ज बुशेस, ये चीज़ें, सिराल कम्युनिटी। क्लाइमेक्स जो लास्ट पे फाइनल कम्युनिटी आती है, जैसे ट्री बन गया बड़ा, दैट्स कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये चीज़ें याद रखना, ये सक्सेशन में ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट कम्युनिटी ऑन द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मीन लैंड। उस पे जो पहली कम्युनिटी होती है लिथोस्फेयर या जीरोस्फेयर, उसको लाइकन्स बोलते हैं, क्रस्टोस। मैंने पहले ही बोला लाइकन्स ग्रो होते हैं पहले। पहली कम्युनिटी हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर हो गया पानी के अंदर, उसे बोलते हैं प्लैंकटॉन्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ज़िराच सक्सेशन इन द ट्रेस्टिल। अगर ट्रेस्टिल एरिया में सक्सेशन हो रही है तो उसे लैंड पे हो रही है, उसे ज़िराच बोलते हैं। अगर पानी के अंदर सक्सेशन हो रही है तो उसे हाइड्राच बोलते हैं। ये दो तीन टर्म्स याद रखना। उसके बाद एक इकोलॉजिस्ट आए, उनका नाम था फेडरिक क्लेमेंट। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने 5 स्टेज कहा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर 5 स्टेज हैं। ये किसने कहा था? फेडरिक क्लेमेंट ने। इन्होंने कहा 5 स्टेज, इन 5 स्टेज के नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले इन्होंने कहा न्यूडेशन होती है। न्यूडेशन होती है डेवलपमेंट ऑफ बेस साइट विदाउट एनी लाइफ, यानी वहाँ पे कोई लाइफ नहीं होती है, लाइफ के बिना ही वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। किसकी स्टार्ट होती है? वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, उसे बोलते हैं न्यूडेशन। फिर माइग्रेशन, फिर क्या होता है? विंड से, एनिमल्स से, बर्ड से वहाँ पे सीड्स का अराइवल होता है, यानी माइग्रेशन उस साइड्स पे सीड्स आते हैं। फिर सीड्स का क्या होता है? फिर इसेस का मतलब होता है जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। फिर वहाँ पे वो सीड जर्मिनेट करता है, वहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है। जब ग्रोथ हो गई तो फिर वहाँ पे रिएक्शन, यानी फिर वो प्लांट्स जब बन गया, प्लांट की इंटरेक्शन होगी एनवायरनमेंट के साथ, फिर कंपटीशन हो जाएगा वहाँ पे प्लांट्स में, ये होती है रिएक्शन। फिर उसके बाद स्टेबलाइजेशन, फिर आता है टर्मिनल स्टेज। तो ये 5 स्टेज किसने बोले थे सक्सेशन के? ये बोले थे फेडरिक क्लेमेंट ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोटोन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इकोटोन क्या होता है। देखो इकोटोन क्या होता है, एक इकोसिस्टम हमारे पास ग्रासलैंड, दूसरा इकोसिस्टम हमारे पास फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम दोनों आपस में कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उनके बीच में जो जोन बनता है दैट्स कॉल्ड है इकोटोन, उसे हम इकोटोन बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, इट्स अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। एग्जाम्पल इज जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। दोनों आपस में कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, जो कॉमन एरिया होगा दैट्स कॉल्ड इकोटोन। नेक्स्ट एज इफेक्ट क्या होता है? देखो एज इफेक्ट को समझना, a zone of transition between the two communities, there is an intermixing of the species from both the communities because there is an increase in the variety and density of the some organisms at each ecotone. This is called edge effect. ये जो इकोसिस्टम इकोटोन बना, यहाँ की स्पीशीज़ फॉरेस्ट की यहाँ पे आ गई, ग्रासलैंड की भी यहाँ पे, यानी यहाँ पे दोनों इकोसिस्टम की स्पीशीज़ ने इंटरमिक्स किया और उसे हम बोलते हैं एज इफेक्ट। वैरायटी, वहाँ पे डेंसिटी, ये दोनों चीज़ें आ गई और वहाँ पे क्या हुआ? इंटरमिक्सिंग ऑफ स्पीशीज़ होगी फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज़ और उसे हम बोलते हैं एज इफेक्ट। अब एज स्पीशीज़ क्या होती हैं? उन स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एज स्पीशीज़। द ऑर्गेनिजम्स विच ओकर्स प्राइमरली एट इकोटोन पे जो स्पीशीज़ होंगी उन्हें हम बोलेंगे एज स्पीशीज़। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स याद रखना। अब आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। सिंपल से ग्राफ में आपको चीज़ें समझाऊंगा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होती हैं, डिफरेंस होती हैं। देखो इसमें पहले होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब ये होता है एक स्पीशी जो होगी वो दूसरी को बेनिफिट करेगी, दूसरी स्पीशी दूसरे को बेनिफिट करेगी। यानी स्पीशी ए हमारे पास कोई और दूसरी स्पीशी बी है, ये इसको फ़ायदा देगी, ये इसको फ़ायदा देगी, यानी ये इस पर डिपेंडेंट होगी, ये इस पर डिपेंडेंट होगी, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा रहे हैं। ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। उस वक्त हम उस इंटरेक्शन को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसे इसकी एग्जांपल दो, फंगे और एल्गी। जो फंगे होता है ये एल्गी जो होता है वो एल्गी जो होता है वो फूड बनाता है फंगे के लिए, और फंगे को जो होता है वो शेल्टर देता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। जैसे राइजोबियम और रूट्स जो होती हैं, ये दो हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं किसकी? म्यूचुअल इंटरेक्शन की। तो ये चीज़ भी याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास आता है किस में? म्यूचुअल इंटरेक्शन में, जहाँ पे दोनों स्पीशी एक दूसरे को बेनिफिट दे रही होती है, नुकसान किसी को नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा, उसे बोलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन में ये होता है दोनों को नुकसान।
कंपटीशन में सपोज दो एक स्पीशी ए है, ये स्पीशी बी है, ये सोचेगी ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये सोचेगी मुझे, दोनों एक दूसरे से compete करेंगी तो दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा। दैट्स कॉल्ड एज कंपटीशन। वहाँ पे कंपटीशन होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव में होती है, दोनों को नुकसान। प्रीडेशन में एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान। एग्जाम्पल दो इसकी, टाइगर और गोट। टाइगर किसको खा जाएगा, गोट को। टाइगर किस में है, बेनिफिट में, वो फ़ायदे में है, वो पॉजिटिव है, और गोट नेगेटिव में, यानी उसको खा लिया, उसको फ़ायदा तो हुआ नहीं, टाइगर को फ़ायदा हो गया। ऐसे ही निपेंथीज और इंसेक्ट्स, जैसे निपेंथीज किसको खा जाता है, इंसेक्ट को, इंसेक्ट्स वहाँ पे नेगेटिव में चला जाता है, इसको फ़ायदा हो जाता है। ये एग्जाम्पल है प्रीडेशन की। पैरासाइटिज्म, पैरासाइट भी ये होता है, एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान। जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई इंसेक्ट कोई बैक्टीरिया चला जाएगा तो आपकी बॉडी को क्या होगा, नुकसान होगा। बैक्टीरिया को तो कोई नुकसान नहीं है, वो पॉजिटिव में चला जाएगा, तो यहाँ एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान। इसी तरह से कमेंसलिज्म की बात करेंगे, एक को फ़ायदा, दूसरी वाली स्पीशी को ना तो फ़ायदा होता है ना तो उसको नुकसान होता है, ना वो नेगेटिव में होती है ना वो पॉजिटिव में होती है। एक को फ़ायदा हो गया, वन इज़ बेनिफिटेड विदाउट अदर बीइंग हार्म्ड, ना दूसरे को फ़ायदा ना उसको नुकसान। जैसे ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग जो होती है वो एक ट्री के अंडर रहती है, तो उसमें क्या होता है, जो ट्री फ्रॉग होती है उसको शेल्टर मिलता है, तो ट्री को तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म की। एमेंसलिज्म क्या होता है, एक को नुकसान और दूसरे को फ़ायदा ना नुकसान होता है, दैट्स कॉल्ड एमेंसलिज्म। ये चीज़ें याद रखना है। आप इसकी एग्जांपल लो, ब्लैक वॉलनट जो होता है, ब्लैक वॉलनट ट्री है, वो क्या करता है, वो एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसका नाम है जुगलून। तो वो अपनी रूट्स से जुगलून केमिकल रिलीज़ करता है, जिससे उसके इर्द गिर्द प्लांट्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। उससे क्या होता है, वो नुकसान में चले जाते हैं। तो जो ब्लैक वॉलनट होगा उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड एमेंसलिज्म। तो या फिर बड़े ट्रीज़ जो होते हैं वो उसके नीचे छोटे मोटे ट्रीज़ उगते हैं, छोटे मोटे तो प्लांट्स, तो उनको नुकसान हो जाता है, उनको सनलाइट्स नहीं पहुंचती है, बड़ों को क्या होता है, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा उससे, दैट्स कॉल्ड एमेंसलिज्म। तो ये हमारे पास थे इंटरेक्शंस, बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बेनिफिट होगा, इसमें इसको नुकसान होगा, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तक हमने कवर किया, और नेक्स्ट टॉपिक में हम बायोडाइवर्सिटी को कवर करेंगे, जो आगे टॉपिक्स होंगे। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। तो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, पूरा देखें, चीज़ें समझें, फिर जाके एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करें, और एमसीक्यू सेशंस भी हम साथ साथ रखेंगे। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।